वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल रिसोर्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे ह्यूमन कैपिटल, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स से हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, जिसमें हम जानेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन, कि एक बहुत अच्छी एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो डेवलपमेंट करती हैं, विकास करती हैं किसी भी देश का, और वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जिनसे इनकम होती है, वो सभी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं फाइनेंशियल गेन के लिए, एंड एडेड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और इनसे हमारी जो नेशनल इनकम है उसकी वैल्यू बढ़ती है। सेक्टर्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसके अंडर कौन कौन से सेक्टर होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम इट इज़ आल्सो नोन एज ए एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस सेक्टर कंसिडर्स डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर में हम मेनली जो एग्रीकल्चर से जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनको शामिल किया जाता है। दिस सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। मतलब जो सबसे पहले जो एक्टिविटी जहाँ से प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सभी प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाते हैं, और ये हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम जो हमारे प्राइमरी सेक्टर से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनको चेंज करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उनके नए प्रोडक्ट में चेंज करते हैं उनको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी सेक्टर इट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस सेक्टर कंसिडर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। टर्शियरी सेक्टर, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज। जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज और इंश्योरेंस। ये तीनों सेक्टर किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होते हैं, और इन तीनों के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, उनका पूरी कमांड होती है, और ये ही किसी देश के जो डेवलपमेंट होता है या फिर उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कितना करते हैं, वो पूरे इस साल में कितना एक देश डेवलप करता है, ये सारी चीज़ें इन तीनों सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ कंसिडर प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस फॉर रेम्यूनरेशन। मार्केट एक्टिविटीज़ में जो हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको मार्केट के अंदर मार्केट में लेकर जाए जाते हैं, और उनसे जो उनका रेट होता है या फाइनल जो प्राइस होता है उनका वो प्राप्त किया जाता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कंसिडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंज्यूमेशन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, इसमें मार्केट इंक्लूड नहीं होता है, इसमें कोई भी सेल्फ कंज्यूमेशन के लिए किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट बनाता है कोई भी, उसको शामिल किया जाता है। वर्क से परफॉर्म्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या काम किए जाते हैं? देर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय वीमेन। जो मैन एक्टिविटी करते हैं उनमें और वेमेन जो एक्टिविटी करती हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जो हमारा घरेलू काम होता है, जो घर के अंदर काम किया जाता है, जो वेमेंस का मेनली काम बताया जाता है, वो उनको मतलब उनकी सैलरी या फिर इनकम नहीं देता है, और जो मैन बाहर जाकर काम करते हैं उसको जो हमारी नेशनल इनकम होती है या फिर नेशनल डेवलपमेंट होता है उसमें शामिल किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है उसको। लेडीज़ भी जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं उनको सैलरी मिलती है, लेकिन जो घर के अंदर काम होता है, हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं, उनके लिए उनको कोई भी सैलरी या फिर कोई भी पेमेंट उनको नहीं की जाती है। Women look after domestic affairs like cooking of food, washing of clothes, cleaning of utensils, housekeeping, and looking after children. Men work in the field. Men are paid for their work. On the contrary, women are not paid for their performance in the house. जो घर के अंदर काम करती हैं लेडीज से, उनके बदले में उनको कोई भी पेमेंट नहीं की जाती है। द वर्क डन बाय मैन इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में उसको शामिल किया जाता है, जो बाहर घर से बाहर जाकर जो काम करते हैं या फिर जो इनकम होती है उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। वेयर इज़ द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वीमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। और जो वेमेंस से घर के अंदर काम करती हैं उनको नेशनल इनकम में के रूप में नहीं जाना जाता है।
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेनली इन लिटरेसी रेट एंड द हेल्थ ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, उनके लिटरेसी रेट से, और वहाँ की हेल्थ लोगों की कैसी है इससे मेजर किया जाता है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एसेट्स फॉर अ कंट्री, बहुत काफ़ी अच्छी लिटरेट जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, या फिर हेल्दी पॉपुलेशन होती है जिस देश की, वो एज अ एसेट्स एक संपत्ति के रूप में देश को सपोर्ट करती है। फर्स्ट ग्राफ में आपको ये दिखाया गया है कि 1951 में ब्लू कलर में पर्सन दिखाए गए हैं, जो पिंक है उसमें मेल दिखाए गए हैं और जो येलो है उसमें फीमेल दिखाए गए हैं। 1951 से 2011 तक देखिए लगातार इंक्रीज़ हो रहा है एजुकेशन। इट मीन्स से पहले की बजाय अब जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है लोगों का वो बढ़ रहा है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर ए इक्वेशन ऑफ ए नॉलेज। एजुकेशन क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस होता है, ये ज्ञान प्राप्त करना एजुकेशन में शामिल किया जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, और ज्ञान अर्जन करना किसी भी इंसान के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ बेसिकली डिपेंडेड ऑन लिटरेसी रेट। जो डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का वो लिटरेसी रेट पर डिपेंड करता है। व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड देन अ फैमिली कैन बी एजुकेटेड, आफ्टर दैट सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड एंड हैंस लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री कैन बी इंक्रीज। जब एक इंसान एजुकेटेड होता है उसके बाद एक फैमिली एजुकेटेड होती है और उसके बाद सोसाइटी एजुकेटेड होती है, और इससे किसी भी देश का जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ता है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन बी अर्न मोर इनकम कंपेयर्ड देन द अनएजुकेटेड पर्सन बिकॉज ऑफ देयर स्किल। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो ज़्यादा इनकम करते हैं अनएजुकेटेड पर्सन से बिकॉज ऑफ देयर स्किल। फॉर दिस टर्म नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन इंक्रीज। और एक इंसान की जब इनकम बढ़ेगी तो पूरे ग्रुप की, पूरी सोसाइटी की और पूरे देश की इनकम बढ़ेगी, और इससे जो नेशनल इनकम होती है किसी भी देश की वो बढ़ेगी। गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी एनहेंस्ड थ्रू लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस से जो सरकारी शासन दक्षता होती है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ एंड हेल्दी पर्सन इज बर्डन फॉर अ कंट्री इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। अनहेल्दी जो पर्सन होता है वो किसी भी देश के लिए एक बर्डन के रूप में होता है। अ हेल्दी माइंड क्रिएट ए हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छे दिमाग वाला इंसान, हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हेल्दी एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी। किसी भी विकसित देश के लिए, जब हम कोई भी विकसित देश की कल्पना करते हैं तो उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट होना कंपल्सरी होता है। इन इंडिया स्टेट लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव फ्यू मेडिकल कॉलेजेस। जो हमारे स्टेट हैं बिहार, उत्तर प्रदेश से, और इनमें कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस हैं। दीज स्टेट्स हैव पुअर हेल्दी कंडीशंस। और इनसे ये पता चलता है कि जो स्टेट है इनमें जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड 4 स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र हैव मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस विद 81 मेडिकल कॉलेजेस आउट ऑफ 181। और इसके अपोजिट जो 4 स्टेट हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की मेजॉरिटी है, मतलब 81, पूरे देश के 81 मेडिकल कॉलेज केवल इन 4 स्टेट्स में हैं, और ये पूरे देश में 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 in 1951 to 34 in 2016। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो 147 1951 में थी, और ये 2016 में 34 हो गई है। इट मीन्स हेल्थ जो फैसिलिटी है वो हमारे देश में काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। हेल्थ फैसिलिटी पहले अच्छी नहीं थी, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी, अब वो काफ़ी बढ़ गई हैं। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड to 20.4 and that death rate to 6.4 in 2016। और जो क्रूड बर्थ रेट है वो भी 20.4 हो गया है और डेथ रेट 6.4 हो गया है 2016 में। क्रूड बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिविंग बर्ड्स अक्योरिंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया पर 1000। जो क्रूड बर्थ रेट है वो 1000 जो बच्चे हैं वो एक जियोग्राफिकल एरिया में बर्थ लेते हैं, ठीक है, उसको माना गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फिनोमिना दैट अक्योर्स व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन में होता है जब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, वो होती है बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए लाइबिलिटी टू द नेशन। किसी भी देश के लिए ये अच्छी नहीं होती है और ये लाइबिलिटी होती है।
इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, जो मैन पावर रिसोर्स है हमारी उनका वेस्टेज होता है इस कंडीशन में। टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द रूरल एरियाज, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? इन केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब साल के कुछ महीनों में लोगों को काम नहीं मिल पाता है। जनरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज विजिबल। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इन एग्रीकल्चर सेक्टर सम सीजनल फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स होते हैं, कोई भी फसल होती है वो टाइम पर ही उगाई जाती है, और जिस टाइम पर काम होता है उसी टाइम पर लोग अपना काम कर पाते हैं। बाकी जो समय होता है वहाँ पर उनको कोई भी काम नहीं होता है। सो द फार्मर्स आर एम्प्लॉयड ओनली इन दैट पर्टिकुलर सीजन, किसी भी एक सीजन में काम कर पाते हैं वो। डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। इसके अंदर लोग लग रहा है कि एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअल में वो बेरोजगार होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर सेक्टर द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 6 पीपल्स एंड 9 पीपल्स आर वर्कड इन द सेम फील्ड। देन जब एक एग्रीकल्चर सेक्टर में 6 लोगों की जरूरत है, लेकिन उस एरिया में 6 की जगह 9 लोग काम कर रहे हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा पीपल्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनको डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर काउंट किया जाएगा। प्रोडक्शन विल नॉट डिक्रीज व्हेन 3 पीपल्स आर रिमूव्ड, लेकिन मतलब 3 लोगों को अगर वहाँ से हटा लिया जाए तब भी जो प्रोडक्शन है हमारा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट। इन अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन। अर्बन एरियाज में एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखा गया है, जो शिक्षित पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। दिस प्रॉब्लम occurs when an educated person is willing to work but he or she unable to find work। एक एजुकेटेड पर्सन काम करना चाहता है, वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिल पाता है, उसको अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो पर्सन है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, उनको वो ज़्यादा बेरोजगार हैं किसकी बजाय जो मैट्रिकुलेटेड हैं, जो 10th या 12th तक पढ़े हुए लोग हैं, उनकी बजाय ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हैं। Infant mortality rate. Infant mortality rate is the death of a child who is come under 1 year of age। नवजात शिशु मृत्यु दर के अंदर वो बच्चे शामिल किए जाते हैं जिनकी मृत्यु 1 साल से कम उम्र में हो जाती है। इट इज़ मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्ड्स। मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनके पीछे कितने बच्चे मर जाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। बर्थ रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 1000 लोगों के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसको बर्थ रेट कहा जाता है। डेथ रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। 1000 लोगों के पीछे जितने बच्चे मर जाते हैं उसको डेथ रेट कहा जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सभी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है किसके द्वारा? बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों की जो टोटल इनकम होती है, जो फाइनल जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। National income is the estimation of the value of final goods and services produced by a country in a given time period। पूरे देश के जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू जो एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर टोटल नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीज इन ह्यूमन बींग्स। ये मानवीय स्किल होती है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। जो लोगों की स्किल है और जो लोगों की नॉलेज है जिससे वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं, या फिर अपने स्किल को यूज़ करके बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, नई जो रिसर्च है वो कर सकते हैं,
ये इन सभी को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल केयर एक्सेट्रा। ह्यूमन्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको मेडिकल केयर दी जाती है, उनको सिखाया जाता है कोई भी काम करना है। एजुकेशन एंड हेल्थ आर द सोर्स फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो ह्यूमन कैपिटल है उसको नवनिर्मित किया जाता है एजुकेशन से और हेल्थ फैसिलिटी उनको देकर। पीपल एज ए रिसोर्सेज, इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्क फोर्स इन टर्म ऑफ एक्सिस्टिंग स्किल एंड एबिलिटीज़। पीपल एक रिसोर्स होते हैं किसी भी देश के, जहाँ के लोगों में ज़्यादा एबिलिटी होती है, ज़्यादा स्किल होती हैं, ज़्यादा नॉलेज होती हैं, वहाँ के जो मैन पावर होती है वो बहुत इंक्रीज होती है और जो डेवलपमेंट है उस देश का बहुत अच्छे से होता है। वर्क फोर्स उस देश के पास होती है, ठीक है। जो पीपल होते हैं वो किसी भी देश के लिए, जैसे स्किल्ड एजुकेटेड पीपल हैं तो उस देश के मैन पावर या फिर जो पीपल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो देश उतने ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर पाता है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज का चैप्टर। आई होप ये सभी टर्म्स एंड आपको अच्छे से समझ आई होंगी। सो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।